हाँ जी। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग ग्रेविटेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं आपस में क्लासेस में भी, बट एक तरह का रिवीजन लेक्चर है आपका जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप सब लोग जानते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, और ये एनर्जी स्टोर्ड किस वजह से होती है? ड्यू टू वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो अभी इंटरनल वर्ड का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो ये देखो यार मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरनल इज जो सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच की आपस की फोर्सेस हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब जिनके द्वारा किया गया वर्क डन एक क्लोज लूप में ज़ीरो हो, या जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो अच्छा, रिलेशन क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी में आया बदलाव है यानी डेल्टा यू, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव। ये हमारे पास रिलेशनशिप है जो हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे निकलता है, मतलब हाउ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। आपको पता है ग्रेविटेशन भी बेसिकली कैसा फोर्स है नेचर का। ग्रेविटेशन इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, ये मेरे पास मास m1 है और इससे r दूरी पे एक मास m2 रखा है। आपको पता है इनके बीच में अट्रैक्शन है, विच मीन्स इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं इनके बीच में। तो अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं तो कुछ ना कुछ इनका म्यूचुअल एनर्जी भी होगा। जैसे आप अर्थ के सरफेस पे हैं और सपोज आपको मैं 1 किलोमीटर ऊपर से फेंक दूँ अर्थ की तरफ, सो योर बॉडी इज गोइंग टू गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वेयर दैट काइनेटिक एनर्जी अपीयरिंग एक्चुअली दैट इज अपीयरिंग फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डिड यू गेट दैट? तो चलिए जी, तो देखते हैं भाई, अब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, हमेशा से तो ऐसे नहीं रखे होंगे जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इस फिगर में। मुझे इस फिगर में दिखाई पड़ रहा है ये दो पार्टिकल्स हैं और ये कितने मास के m1 एंड m2 और ये कितने डिस्टेंस पे रखे हैं r1 पे, बट ऐसा नहीं है ना कि हमेशा से ही ऐसे रहे होंगे। तो विच मीन्स इन्हें मान लीजिए शुरुआत में इन्फानाइट सेपरेशन पे थे, इन्फानाइट सेपरेशन पे तो इनके बीच का इंटरेक्शन ज़ीरो होगा, और हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों के सिस्टम की, वो ज़ीरो होगी, बिकॉज इंटरेक्शन नहीं है, इन्फानाइट सेपरेशन है। तो देखिए, सपोज अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में क्या सीन रहा होगा। दिस इज़ योर मास m1 एंड बच्चों दिस इज़ इन्फानाइट सेपरेशन, और इन्फानाइट सेपरेशन पे मास कौन सा है? मेरा m2 है, राइट। ओके, अब देखिए m2 और m1 को इनके बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचा गया। मान लो मैंने इसको फिक्स कर दिया और दूसरे वाले को ग्रेविटी, इन दोनों के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट की लिबर्टी दे दी कि जा भाई तू उसके पास चला जा, राइट। तो अब देखिए जल्दी से क्या होगा, बीच में कोई सीन देखिए, मतलब बेसिकली m2 m1 के नज़दीक आ रहा है सपोज। सो देखिए बीच में कहीं पे स्टेट कैसा पड़ जाएगा, बीच में कहीं पे ये स्टेट पड़ेगा कि भाई मेरे पास ये m1 हो गया, राइट। और फाइनली तो मुझे इसे यहाँ लेके आना है जो पॉइंट कितनी दूरी पे r पे, लेकिन अभी ये कितने डिस्टेंस पे पहुंचा है? इट इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम m1। तो अगर अभी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, तो ज़रा सी हेल्प की ज़रूरत बस ये है मुझे कि ये बता दीजिए कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इस समय m1 पे, वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? वो बराबर होगा, काफ़ी सिंपल सा वैल्यू है, आपको ग्रेविटेशनल लॉ आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फोर्स हो जाएगा F, और वो किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? वो बराबर होगा G m1, क्योंकि m2 है, m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं x एक वेरिएबल है, तो यानी जो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा है नेचर में, वो भी वेरिएबल है, राइट। अच्छा, वेरिएबल फोर्स में अपन लोग हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो मान लीजिए इस वेरिएबल फोर्स के इम्पैक्ट में ये पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कर गया, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट dx। तो व्हाट इज़ dx एक्चुअली? बेसिकली dx इज चेंज इन x, चेंज इन x हो गया है, राइट। अब यार देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे
अगर आप dx का वैल्यू देखो ना तो dx का वैल्यू नेगेटिव होगा। वो क्यों होगा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, दिस वॉज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा मेरे साथ फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये x इनिशियल हो गया, बेसिकली dx को ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फाइनली ये वाली जो वैल्यू हो गई, जो हम अब दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा, फोकस करेंगे, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो अभी ये जो हो गया, ये x फाइनल हो गया, ये यहाँ से लेके अब ये यहाँ तक की दूरी, तो दिस इज़ योर x फाइनल हो गया, राइट बच्चों। अब देखो प्लीज़, हालांकि एग्ज़ाम में इतना एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे बेसिकली पता करना है कि dx नेगेटिव क्यों है। तो देखिए, dx यानी चेंज इन x, कोई भी चेंज किसके बराबर होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। अच्छा देखो, x इनिशियल बड़ा है, राइट, और बेटा x फाइनल क्या है, छोटा है। तो बेसिकली इस वजह से dx नेचर में कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी, बस अब आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए प्लीज़, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि dx जो है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। अब बस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के दौरान बात करूँ, इसके दौरान, तो उस समय f ने कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन dw हो गया, पहले से ही जानते हैं। और dw किसके बराबर होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी कि Gm1m2 बाय एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी dx का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। अब ये बताओ ज़रा छोटी सी बात की, मान लो मेरे पास एक नंबर -2 है, ये -2 मेरे पास एक नंबर है, अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, नेगेटिव से। तो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मुझे बेसिकली सिर्फ dx का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैं dx के सामने एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा ताकि उसका पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आ जाए। डिड यू गेट दैट? ओके। और अब आप चेक करिए, आपके पास f और dx के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री। तो यानी कि अगर हम बात करें, मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो देखिए प्लीज़, यानी मेरे पास क्या हो चुका है मेरे बच्चों, अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ तो देखिए मेरे पास dw का वैल्यू कितना आ चुका है बेटा, dw आ गया -Gm1m2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो आप सब लोग जानते हैं, राइट। टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यानी अगर मैं इसको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दूंगा, इफ़ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट मेरे बच्चों, आई एम गोइंग टू गेट टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो गया, -Gm1m2 इज आउट ऑफ द ब्रैकेट, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, x⁻² -2dx, राइट। ओके। और इनिशियली देखिए, अब x की लिमिट पुट करने का टाइम आया है, तो देखिएगा प्लीज़ ध्यान से, एक बार मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, यू विल गेट इट ईजीली। ओके, तो देखिए प्लीज़, देखो बच्चों, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको, वो चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली ये दोनों पार्टिकल कितनी सेपरेशन पे थे, ध्यान दीजिए, इनके बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी था, और फाइनली ने कितनी सेपरेशन पे लेके आना है, r पे। तो x का इनिशियल वैल्यू कितना है, दिस इज़ इन्फानाइट वैल्यू ऑफ x, और x का फाइनल वैल्यू कितना है, इट इज़ r। समझ में आ गया? सो यानी कि x का लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगा, x का लिमिट पुट होगा मेरे बच्चों 0 to r। ओके, मैं फ़ोटो लास्ट में सुंदर बना दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लो, वी विल मेक अ वेरी सुंदर सी फिगर। तो बताइए वर्क डन कितना हो गया, -Gm1m2, और बेटा यहाँ आगे इंटीग्रेशन कर दीजिए, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, एंड वी आर गोइंग टू पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 to r। डिड यू गेट दैट? काफ़ी सिंपल है। सो देखिए प्लीज़, अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना आ गया, ये -1 आ गया, ये वाली वैल्यू -1 आ गई सॉल्व करके, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कितना हो गया, Gm1m2, और क्या आ गया बेटा, x⁻−1, और लिमिट्स आ गई 0 से r। x⁻−1 बेसिकली होती है 1/r, 1/x। तो कितना हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm1m2, और ये आ गया 1/x और 0 से r। तो प्लीज़ अब थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए कि W किसके बराबर आ जाएगा, Gm1m2, और साथ में आ गया 1/r - 1/0। तो यानी कितना आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm1m2/r। और ये इन दोनों के बीच की इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए, मैं एक बार फिगर दोबारा से बना रहा हूँ। देखिए बेटा, ये m1 था, ये m2 था, इनिशियली इनका सेपरेशन कितना था, इनका सेपरेशन इन्फानाइट था,
उसके बाद M2 जो है वो M1 के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से नज़दीक आते आते कितने डिस्टेंस पे पहुंचा, ये M1 M2 यहाँ आ गया बीच में कहीं, कितना सेपरेशन हो गया x, और इस समय फोर्स कितना एक्ट कर रहा था Gm1 M2 बाई एक्स स्क्वायर, और इस फोर्स के इम्पैक्ट में ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx हुआ, ठीक है। और बेटा फाइनली हमें जो सिस्टम है उसे किस अवस्था में पहुंचाना है, ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। यानी कि मुझे फाइनली यहाँ से इनिशियली यहाँ से सिस्टम को फाइनली यहाँ तक पहुँचाना है। डिड यू गेट दैट? ये फिगर आप बना देंगे एग्जाम में, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, राइट। डेरिवेशन ऊपर मैं करवा चुका हूँ आपको वर्क डन का, एक बार आप वीडियो रिवर्स कर देंगे तो आपको दिख जाएगी। तो अब जल्दी से बताइए डेल्टा यू का रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इन M1 और M2 के बीच का जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है और इन दोनों के बीच का भी है, तो दैट्स वाई वो इंटरनल भी और कंजर्वेटिव भी है। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कितना, Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R। ओके, अब डेल्टा यू को प्लीज़ एक्सपेंड कर दीजिए, u एट R सेपरेशन माइनस u एट इन्फाइनाइट सेपरेशन इज इक्वल टू माइनस Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R। तो मेरे बच्चों बड़ा सिंपल हो गया, कितना आ गया u r का वैल्यू, माइनस Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R। तो यानी अगर दो पॉइंट मासेस R सेपरेशन पे हैं तो उनके बीच की वैल्यू क्या होगी, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस Gm1 M2 बाय R। और यहाँ माइनस साइन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, याद रखिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो वो शो करता है कि फोर्सेस कैसी हैं, फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। समझ में आ गया? मैं आपको एक एग्जांपल याद दिलवाता हूँ, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है इस साल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितनी होती है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो सेम टू सेम वैसा ही है, दो मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर अट्रैक्टिव ना हो ना फोर्स, तो बेटा उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी आती है, वो पॉजिटिव आती है। वो हम नेक्स्ट ईयर +2 में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसके बाद क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो अब चलिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, जिसमें हमने क्या स्टडी करा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा सिंपल है, विच इज़ कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी भी कह देते हैं या एस्केप स्पीड भी कह देते हैं, इट इज़ टू मच ईजी जी, एस्केप स्पीड भी बोल देते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बेटा, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड की अगर कॉन्सेप्ट की आप बात करेंगे, देखिए बेटे मान लीजिए ये आपके पास अर्थ का सरफेस है, राइट, और अर्थ के सरफेस से आप लोगों ने क्या किया, अर्थ के सरफेस से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। तो देखिए दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, और यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, तो आपको पता है क्या करेगा, ग्रेविटी के इम्पैक्ट से वापस आ जाएगा। अगली बार आपने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, बड़ी स्पीड से थ्रो किया तो थोड़ी और ज़्यादा ऊपर जाके वापस आएगा। अगली बार आपने फेंकने की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा दी तो और ऊपर जाके वापस आएगा। समझ में आ गया? अगली बार आपने स्पीड फेंकने की थोड़ी और बढ़ा दी तो थोड़ी और ऊपर जाके वापस आएगा। डिड यू गेट दैट? लेकिन बेटा एक ना एक ऐसी स्पीड तो आएगी जिसमें कभी वापस नहीं आएगा, यानी वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एस्केप कर जाएगा। सो वही स्पीड क्या कहलाती है, वही स्पीड का मिनिमम वैल्यू क्या कहलाता है, एस्केप स्पीड। तो क्या होती है एस्केप स्पीड? इट इज़ द मिनिमम वैल्यू या मिनिमम स्पीड with which if a particle is projected, if a particle is projected from the surface of earth, surface of earth will never come back, never come back। ये तो थोड़ा बकवास सा हो गया, never come back, इसको थोड़ा प्रोफेशनली लिखेंगे। एंड व्हाट इज़ दैट प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट इट जस्ट escapes from earth's gravitational field, ठीक है। अब बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ना पता है कहाँ जाके ख़त्म होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म होती है इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया? इन्फिनिटी मतलब
वहाँ पे जाके ख़त्म होती है जहाँ पे मास के ऊपर अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो देखिए बेसिकली हमें करना क्या है, ये अर्थ हो गई है, मास m हो गया इसका, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, राइट बेटा, कितनी वेलोसिटी दे दी u, तो ये चलते 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 ये बाउंड्री पे पहुंच गया अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे। और वो कहाँ ख़त्म होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म होती है इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। बस मुझे इसे यहाँ तक पहुँचाना है, जस्ट एट दिस पॉइंट। समझ में आ गया? यानी कि मुझे ये इतनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि जस्ट यहाँ पहुँच जाए। जस्ट पहुँचने का मतलब है कि इसे ड्रॉप करना है यहाँ पे, यहाँ इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, मेरे को अपने सरफेस से बस इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है। तो प्लीज़ ऑब्जर्व करिए, ये अर्थ का रेडियस हो गया कितना, कैपिटल R, और यहाँ से मैंने मास स्मॉल m को ऊपर की तरफ फेंका। तो सबसे पहले तो इसको स्टेट 1 मान लीजिए, ये मेरी पहली एनर्जी स्टेट है, नंबर 1। तो देखिए नंबर 1 एनर्जी स्टेट में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv एस्केप का स्क्वायर। मैंने कितनी स्पीड दी है, v एस्केप, ठीक है, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे अर्थ और मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो है -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय r, यानी अर्थ का मास से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर का मास से डिस्टेंस। तो यानी यहाँ कितना टोटल एनर्जी हो गया, इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों क्लब कर देंगे। अच्छा, फाइनली मैंने कहाँ तक पहुँचाया, मतलब मैंने इतना वेलोसिटी दिया कि वो जस्ट यहाँ पहुँच जाए, जस्ट इस पॉइंट तक पहुँच जाए, यानी कि इसको मैं स्टेट 2 कह देता हूँ। यहाँ आके बस वो जस्ट पहुँचा है, विच मीन्स अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, यहाँ जस्ट हमने इसको छोड़ दिया लाके, मैंने इतना वी एस्केप दिया था। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो गया, 0, बिकॉज जस्ट यहाँ वो पहुँच गया। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया -gm/m/, एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो यानी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया, 0 + 0 0, और यहाँ पे इन दोनों का सम था मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन क्या बोलती थी कि अगर दो मासेस के बीच का इंटरनल फोर्स है और वो नेचर में कैसा है, कंजर्वेटिव, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यानी बेटा ये जो सेकंड स्टेट है और ये जो फर्स्ट स्टेट है, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम होंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो इक्वल होगी। यानी यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी आपस में क्या होगी, बराबर। तो देखिए प्लीज़, यानी क्या सीन बनेगा, प्लीज़ एक बार देखिए, ईजी है बहुत ज़्यादा। सो जस्ट सी, देखो बेटा, अगर मैं 1 वाली स्टेट पे बात करूँ, यानी जब सरफेस से फेंका था तो कितना मैकेनिकल एनर्जी है, हाफ m v एस्केप का स्क्वायर, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा छोटी सी है, और -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई दोनों के सिस्टम की। और बेटा सेकेंड स्टेट पे जाके मैकेनिकल एनर्जी कितना है, वहाँ जाके ऑब्जेक्ट जस्ट रुक गया, बस वहाँ तक पहुँचा दिया। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पे कितनी होगी, 0, क्योंकि r की डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, इक्वल किससे इक्वल होनी चाहिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, रखो ज़रा दोनों को बराबर, तो कितना हो जाएगा, हाफ m v एस्केप का स्क्वायर -gmm/r इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो स्मॉल m कॉमन आके कैंसिल हो गया, और v एस्केप कितना आ गया, बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया यार, g कैपिटल M/r, और इधर 2 आ गया। अब आपको याद होगा मेरे पास जो स्मॉल g का वैल्यू होता है वो कितना होता है, gm/r स्क्वायर। तो यार बड़ा सिंपल हो गया, gm का वैल्यू किसके बराबर हो गया, gm का वैल्यू हो गया gr² के बराबर, राइट। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो कितनी वैल्यू होगी बेटा v एस्केप की वैल्यू होगी √2 gr² डिवाइडेड बाय r से r कट गया, तो कितना आंसर हो गया, √2 gr हो गया। अब बेटा देखिए, हम लोग g का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 9.8, r का वैल्यू जानते हैं 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में टर्न करोगे तो 6.4 × 10⁻6 बन जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो v एस्केप की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁻6, राइट, ये आ जाएगी। और जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, बड़ा ही सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत बड़ी स्पीड है, पर सेकंड बात चल रही है बेटा, पर आवर नहीं चल रही। इतनी स्पीड अगर हम देंगे तो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? तो ये मेरे पास सारा खेल है, सारा गेम है, ठीक है बेटा, इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो बेटा इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ना किसी एंगल पे फेंका,
ग्राउंड के साथ थीटा या वर्टिकल के साथ थीटा पे, तो एस्केप स्पीड में कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन किया है यहाँ पे मैंने, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करती है और स्पीड का कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्शन के साथ। तो यानी अगर किसी एंगल पे ही फेंका गया ना तो भी बेटा कितनी वैल्यू आएगी एस्केप स्पीड की या एस्केप वेलोसिटी की, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। अब आगे चलिए, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट कैसे लॉन्च की जाती है पहले मैं वो बताता हूँ आपको, देखो प्लीज़। अब क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहली बात तो कि आपके पास ना सैटेलाइट हमेशा किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर घूमती है। सो देखिए सपोज़ ये मेरे पास अर्थ है, दिस इज़ योर अर्थ, और बेटा इससे h हाइट के ऊपर एक ऑर्बिट है जो कुछ इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहा है, और आप चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्या लॉन्च कर दें, आप इसके अंदर सैटेलाइट को घुमा दें, लॉन्च कर दें। समझ में आ गया? ये सैटेलाइट इसके अंदर घूमना शुरू कर दे, राइट, ऐसे टक 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 करना शुरू कर दे, यहाँ से यहाँ की तरफ घूम रही है सपोज़, ये आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूँ, राइट बेटा। अब इसको कैसे हम कैरी आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हाइट अटेन करने के लिए हम एक रॉकेट देंगे। सबसे पहली बात वो रॉकेट इसको इस हाइट तक पहुंचाएगा, फिर रिमोट सेंसिंग के जरिए हम क्या करेंगे, हम सैटेलाइट को रोटेट करके ऑर्बिट में टेंजेंशियली सेट कर देंगे, और यहाँ पे एक दूसरा मिसाइल एक्टिवेट होगा जो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एस्केप स्पीड। मैं समझाता हूँ कैसे, देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मान लीजिए अर्थ के ऊपर एक बहुत लंबा टावर है, बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आपकी रेफरेंस बुक्स के अंदर दिया हुआ है। मान लीजिए अर्थ के ऊपर एक काफ़ी लंबा टावर है ऑर्बिटल की हाइट का, ठीक है। यहाँ से आपने एक मास को कुछ इस तरह से फेंक दिया, कुछ वेलोसिटी u1, देखिए कितना वेलोसिटी दिया u1, तो कुछ ऐसे गिर जाएगा यार, ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की तरह। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा चलिए यार थोड़ा बढ़ाता हूँ स्पीड को, कितना स्पीड दिया u2, तो ये थोड़ा और आगे जाके गिरेगा लाइक दिस, ये यहाँ आके गिर गया। फिर आपने कहा नहीं यार बात नहीं बनी, थोड़ी और स्पीड देते हैं, तो आपने इस स्पीड को बढ़ा दिया और कितना दिया u3, तो ये भैया ये इस बार आगे जाके गिरा, बहुत आगे जाके गिरा लाइक दिस, ये गिर गया ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते बेटा ऑब्वियसली अब आप समझ ही गए होंगे एक ऐसा स्पीड ज़रूर आएगा जिसमें ये पार्टिकल अर्थ पे गिरने के चक्कर में उसकी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में घूमता चला जाएगा, और इन अ टेंडेंसी टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये गोल चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जैसे पत्थर में बंधा हुआ धागा क्या करता है, गोल 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 घूमता ना, बिल्कुल वैसे। सो यानी कि, और ये जो स्पीड है ना, जिस स्पीड से मुझे से यहाँ छोड़ना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बेटा दो मुख्य बातें होंगी। सबसे पहली बात तो मुझे अर्थ से हाइट h पे भेजना है अपने सैटेलाइट को यहाँ, तो एक रॉकेट तो ये काम करेगा, रॉकेट नंबर 1। फिर यहाँ सैटेलाइट को घुमाने के बाद एक रॉकेट नंबर 2 और उसके अंदर प्रेजेंट होगा जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, u ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो ऐसे गोल गोल घूमना अर्थ के चारों तरफ शुरू कर देगा। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ लॉन्चिंग, राइट। अब देखिए प्लीज़, चलिए एक्चुअली फर्स्ट पार्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है यार, बड़ा सिंपल है। रॉकेट को यूज़ करके हमें उसे रिक्वायर्ड एक ऑर्बिटल तक भेज देंगे, ऑर्बिटल में सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब लॉन्चिंग में मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे देनी कितनी है ये हमें चेक करना है। तो देखिए प्लीज़, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, देखिए सपोज़ ये अर्थ है और अर्थ का मास कितना है, रेडियस उसका कैपिटल R है और मास कितना है, कैपिटल M। और बेटा इससे h हाइट पे ये मेरे पास कितनी हाइट थी h, और यहाँ से मेरे पास सैटेलाइट मैंने छोड़ी और उसका वेलोसिटी u ऑर्बिटल हो गया। अच्छा अब देखिए अगर u ऑर्बिटल हो गया, ये बेसिकली गोल दायरे में घूम रहा है, और गोल दायरे में घूमने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें हमेशा रिक्वायरमेंट होती है बेटा गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो बेटा ऑब्वियसली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत इसको भी होगी, तो ये इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ को, दिस इज़ Fc। और बेसिकली Fc यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा, सैटेलाइट और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल जैसे मून को प्रोवाइड करती है अर्थ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, राइट। अब चलो गेम देखते हैं सारी कैसे होगा। तो बेटा यानी कि समझो प्लीज़, काफ़ी सिंपल है। यानी आपका जो Fc है वो किसके बराबर होगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ और इस मास के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इसका वैल्यू तो आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, mv ऑर्बिटल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है r + h,
कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, यानी ये टोटल डिस्टेंस, राइट, इज इक्वल टू अट्रैक्शन कितना होगा दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल जी कैपिटल एम यानी अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया यार, इट इज़ टू मच ईजी। और एक आर प्लस एच से एक बार आर प्लस एच कैंसिल हो गया, तो वी ऑर्बिटल कितना हो गया, अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ देखना, जी एम किसके बराबर होता है, स्मॉल जी इंटू में आर स्क्वायर के, प्लीज़ पुट कर दीजिए। तो कितना हो गया वी ऑर्बिटल का वैल्यू, अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। ठीक है, अब कुछ मत करिए, इस कैपिटल आर को नीचे डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, तो वी ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी हो गई, जी, और नीचे आ गया आर बाय आर स्क्वायर प्लस एच बाय आर स्क्वायर, राइट। ये किससे कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट जी और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1/r प्लस एच बाय आर स्क्वायर, ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास सीन है, तो ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, हालांकि इससे ही काम चल जाएगा, आप इस पर फोकस करें तो ये थोड़ा सा याद रखने में ईजी भी है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक ऑर्बिटिंग कर रही होती हैं। तो सपोज एक ऐसी सैटेलाइट पकड़ ली मैंने, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, सपोज 10 किलोमीटर के ऑर्बिट में, क्लोज टू अर्थ। ठीक है भाई, तो उस केस में इसका मतलब एच का वैल्यू क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, आर प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा, आर बहुत बड़ा, एच बहुत छोटा, ये आर के बराबर ही हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो अब जल्दी से बताइए इस केस में वी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना, जी आर स्क्वायर बाय आर, एक आर से एक आर कट गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, रूट जी आर। तो ये वैल्यू होती है कब, जब हमारा सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक ऑर्बिटिंग कर रहा होता है। तो वी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, आपको याद होगा अभी हमने वी एस्केप निकाला था, इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा भी जाता है, अंडर रूट 2 जी आर, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, इट वॉज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, अब बताइए दोनों के बीच में रिलेशन कितना है, यार बड़ा सिंपल है, ये वाली जो वैल्यू है रूट जी आर वाली, ये वी ऑर्बिटल के बराबर, तो वी एस्केप कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स वी ऑर्बिटल। सो इट इज़ डैम ईजी जी, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। सो अब इट इज़ ये आप इजीली इसको कर सकते हैं, सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस तरह से हम दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे, राइट मेरे बच्चों। और वैल्यू वी एस्केप की कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, वी ऑर्बिटल के, राइट, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं है कि किसी के भी लिए, राइट। सो ये हमारे पास हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू, या क्लास में कांटेक्ट कर लेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।